So in last class, we will see we said that cardinality ratios, cardinality ratio और mapping cardinality हम लोग देख लिए थे लास्ट क्लास में. ठीक है, अब हम देखते हैं कार्डिनलिटी लिमिट्स. ये भी एक टॉपिक है कार्डिनलिटी रेशियो से रिलेटेड. ठीक है, तो जैसे कार्डिनलिटी रेशियो में हमने चार पढ़ा था. एक पढ़ा था हमने 1:1, एक पढ़ा था 1:many, एक पढ़ा था many-to-1, एक होता है many-to-many. ठीक है, कभी कभार ईआर डायग्राम में जो है कार्डिनलिटी लिमिट्स भी दी जाती हैं m⁻n में, m.n करके दी जाती हैं. क्लियर है? तो अब ये m.n क्या होती है? m इज द मिनिमम कार्डिनलिटी एंड n इज द मैक्सिमम कार्डिनलिटी. मतलब लेफ्ट साइड में वो रहता है मिनिमम कार्डिनलिटी और n जो होता है मैक्सिमम कार्डिनलिटी. ठीक है, और ये हम जनरली डिनोट करते हैं, जो लिंक हम बनाते हैं एंटिटी सेट और रिलेशनशिप सेट के बीच में जो लिंक बनाते हैं उसमें हम डिनोट करते हैं कार्डिनलिटी लिमिट्स को. ठीक है, तो अ मिनिमम कार्डिनलिटी ऑफ 0 इंडिकेट्स partial participation and minimum cardinality of m indicates total participation. ठीक है, अगर मिनिमम में अगर 0 है मतलब वो पार्शियल पार्टिसिपेशन है, और कोई वैल्यू है, ठीक है, 1 2 अप टू एनी नंबर ऑफ वैल्यूज अगर है तो उसको डिनोट करते हैं हम टोटल पार्टिसिपेशन से. क्लियर है? अब इसको देखते हैं होता क्या है. ये एक एग्जांपल दिया है कि कस्टमर और लोन के बीच में एक रिलेशनशिप दे दिया है बोरोवर. ठीक है, कस्टमर की कार्डिनलिटी लिमिट्स क्या है? 0.*, और लोन की जो कार्डिनलिटी लिमिट्स है वो क्या है? 1.1. ठीक है, दैट मींस कस्टमर्स जो हैं वो 0 टू एनी नंबर ऑफ लोन से क्या कर रहे हैं? एसोसिएटेड हैं. एक कस्टमर जो है वो हो सकता है कि एक भी लोन ना ले, एक कस्टमर ऐसा हो सकता है जो 2 लोन ले, एक कस्टमर ऐसा हो सकता है जो n नंबर ऑफ लोन्स ले. ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू क्या है? 0. ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? स्टार दिया. स्टार मींस एनी नंबर ऑफ वैल्यूज. क्लियर है? और लोन में क्या बोल रहा है कि मिनिमम वो एक ही कस्टमर को दे रहा है और एक मैक्सिमम भी एक ही कस्टमर, मतलब एक लोन जो है एक ही कस्टमर को ही दिया जा रहा है. ठीक है, मतलब लोन की मिनिमम कार्डिनलिटी 1 है, मतलब लोन का जो है वो टोटल पार्टिसिपेशन है, वो किसी न किसी कस्टमर से एसोसिएटेड है ही. ठीक है, सिमिलरली कस्टमर का जो पार्टिसिपेशन है वो क्या है? पार्शियल है. क्यों? क्योंकि मिनिमम कार्डिनलिटी क्या है? 0. मतलब सारे कस्टमर्स जो हैं वो लोन नहीं ले रहे हैं. कुछ कस्टमर्स लोन ले रहे हैं, कुछ कस्टमर्स 2 लोन ले रहे हैं, कुछ कस्टमर्स n नंबर ऑफ लोन्स ले रहे हैं, कुछ ले ही नहीं रहे हैं. तो इसका क्या है? पार्शियल पार्टिसिपेशन होगा. क्लियर है? तो इसको अगर डिनोट करना है तो हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि कस्टमर का जो है पार्शियल पार्टिसिपेशन है, लोन का जो है वो टोटल पार्टिसिपेशन है. क्लियर है? और मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी? लोन की मैक्सिमम क्या? 1. दैट मींस इट इज लोन इज एसोसिएटेड टू ओनली 1 कस्टमर. एवरी लोन इज एसोसिएटेड टू ओनली 1 कस्टमर. ठीक है, एंड कस्टमर के लिए हमने क्या दिया यहाँ पर? मैक्सिमम वैल्यू n, मतलब स्टार दिया है. स्टार मींस एनी नंबर ऑफ लोन्स वो क्या कर सकता है? बोरो कर सकता है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है? ये इट इज 1:many फ्रॉम कस्टमर टू लोन. ठीक है, 1:many फ्रॉम कस्टमर टू लोन, क्योंकि एक कस्टमर एक से ज्यादा लोन ले सकता है, लेकिन लोन जो है वो एक ही कस्टमर को दिया जा सकता है. मैक्सिमम एक ही कस्टमर को दिया जा सकता है क्योंकि इसकी मैक्सिमम कार्डिनलिटी जो है वो है 1. मिनिमम कार्डिनलिटी इसकी 1 है, इसलिए इसका क्या है? टोटल पार्टिसिपेशन है. इसकी मिनिमम कार्डिनलिटी 0 है, इसका मतलब इसका है कि पार्शियल पार्टिसिपेशन है. ठीक है, और एक कस्टमर एक से ज्यादा लोन ले सकता है. ठीक है, यहाँ पर स्टार दिया मतलब एनी नंबर ऑफ लोन्स कैन बोरो. ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो हो रहा है ये 1:many रिलेशनशिप टर्म हो रही है. ठीक है, तो कई बार जो है ये 1:many ना देकर क्या होगा? कार्डिनलिटी लिमिट दे सकता है आपको ईआर डायग्राम में. क्लियर है? तो कार्डिनलिटी लिमिट समझ में आनी चाहिए हमें. कार्डिनलिटी लिमिट से हमने जनरली 2 ही टर्म यूज करते हैं. m.n मींस m इज द मिनिमम कार्डिनलिटी, n इज द मैक्सिमम कार्डिनलिटी. ठीक है, मतलब मिनिमम से मैक्सिमम. मिनिमम इतने पर्टिकुलर एंटिटी के साथ एसोसिएटेड है और मैक्सिमम इतने एंटिटी के साथ वो एसोसिएटेड है. क्लियर है? तो यहाँ पे ये वही दिया है, indicates that the entity participate in at most one relationship while a maximum value star indicates no limit. स्टार दिया मतलब कोई लिमिट ही नहीं है कि कितने से वो एसोसिएट हो सकता है. ठीक है, सो m.star on edge is equivalent to double line means it is total participation. क्लियर है? तो अगर मैं यहां पर लिखता हूं 0.star, ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं 1.m, सो इट इज 1:many.
ठीक है, जनरल टर्म इज वन टू मैनी फ्रॉम कस्टमर टू लोन। लेकिन अगर मैं लिखता हूं कि कस्टमर में लिखता हूं 0.5, यहां लिखता हूं 1.1, इसका मतलब यह है कि इट इज 1 to 5 फ्रॉम कस्टमर टू लोन। मतलब एक कस्टमर 5 लोन ले सकता है, लेकिन एक लोन जो है एक ही कस्टमर को ही दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये बोलता है 0.5 और ये बोलता है 1.20, इसका मतलब यह है कि इट इज 20⁻5 फ्रॉम कस्टमर टू लोन, ठीक है। इट इज 20⁻5 फ्रॉम कस्टमर टू लोन एंड इट इज 5⁻20 फ्रॉम लोन टू कस्टमर। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है ऐसा। अब आ जाते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंटिटी सेट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि एक्सप्लेन स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंटिटी सेट, इनके बारे में शॉर्ट नोट्स वगैरह पूछा जा सकता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट क्या होते हैं? एन एंटिटी सेट which have sufficient attributes to form a primary key. Such entity sets are termed as such entity sets are termed as strong entity sets, और जिनके पास sufficient attributes नहीं है उनको हम टर्म करते हैं weak entity set, ठीक है। मतलब ऐसे entity sets जिनके पास एक ऐसा एट्रीब्यूट है या कम से कम एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसको मैं प्राइमरी की बना सकता हूं, जिससे मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूं उनको, उन एंटिटी सेट को हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट। और जिन एंटिटी सेट के पास सफिशिएंट एट्रीब्यूट नहीं है टू फॉर्म प्राइमरी की, उन एंटिटी सेट्स को हम बोलेंगे वीक एंटिटी सेट। फॉर एग्जांपल, लोन एक एंटिटी सेट है, इसके पास जो एट्रीब्यूट है वो है लोन नंबर एंड लोन अमाउंट, ठीक है। तो लोन नंबर जो है वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि वो कौन सा लोन है, लोन 1, लोन 2, लोन 3, लोन 2, L1, L2 ऐसे करके हम मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो हर लोन के पास एक यूनिक आइडेंटिफायर है जिससे मैं उस लोन को आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि इस लोन को इतना अमाउंट दिया गया है, इस लोन को इतना अमाउंट दिया गया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं पेमेंट की बात करूं तो पेमेंट पे मेरे पास क्या है? पेमेंट नंबर है, पेमेंट डेट है और पेमेंट अमाउंट है, ठीक है। पेमेंट नंबर मतलब पहला पेमेंट है कि दूसरा पेमेंट है कि तीसरा पेमेंट है, और फिर पेमेंट डेट है कि कौन सी डेट पे पेमेंट किया गया है, और पेमेंट अमाउंट है कि कितना अमाउंट पे किया गया है। लेकिन इस पेमेंट का क्या है? कोई अपना एग्जिस्टेंस नहीं है। जब तक कि मैं इसको किसी न किसी स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट साथ कनेक्ट ना करूं तब तक इसका कोई अपना एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम वीक एंटिटी सेट, इसको बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट जिसके पास सफिशिएंट एट्रीब्यूट है टू फॉर्म प्राइमरी की, ठीक है। इनके बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसको हम बोलते हैं आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। किनके बीच में? अब वो उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि फॉर अ वीक एंटिटी सेट इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड टू अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, दैट एंटिटी सेट इज नोन एज ओनर एंटिटी सेट, or you can say it is an identifying entity set for weak entity set, ठीक है। ओनर एंटिटी सेट और आइडेंटिफाइंग एंटिटी सेट फॉर वीक एंटिटी सेट। तो इस वीक एंटिटी सेट साथ ये ओनर एंटिटी सेट जुड़ा हुआ है जो इस पर्टिकुलर वीक एंटिटी सेट को ओन कर रहा है। इनके बीच के जो रिलेशनशिप होती है उनको हम बोलते हैं आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप, ठीक है। अब इसको समझते हैं। ये हो गया मेरे लोन के एंटिटीज, ठीक है। ये हो गया लोन आईडी L1, L2, L3। ये हो गया आपका 1 मिलियन, 2 मिलियन, 2 मिलियन, ये हो गया लोन अमाउंट्स, ठीक है। ये हो गई पेमेंट एंटिटीज। तो पेमेंट एंटिटीज में हम लोग मेंटेन कर रहे हैं पेमेंट आईडी 1, 2, 3, पेमेंट अमाउंट मेंटेन कर रहे हैं 10,000, 10,000, 10,000, और हम डेट भी मेंटेन कर सकते हैं क्योंकि तीसरा एट्रीब्यूट था हमारा कौन सा, डेट पे वो लोन का पेमेंट किया गया है। क्लियर है? लेकिन अब इस 1,000 का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है जब तक कि मैं इसको किसी न किसी लोन के साथ एसोसिएट ना करूं, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं कि 1,000 तो 1,000 तो रिपीट कर सकता है। देखिए यहाँ 10,000 है या 150,000 है, इसका जो 50,000 है ये भी 10,000 हो सकता था, ठीक है। तो ये जो है ये मैं इसको यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूं। यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे इसको किसी न किसी ओनर एंटिटी सेट साथ एसोसिएट करना ही पड़ेगा। ऐसे ओनर एंटिटी सेट जो इनको ओन कर रहे हो, ठीक है। तो अगर हम देखें लोन L1 एक एंटिटी है, इसका पहला इंस्टॉलमेंट, उसका दूसरा इंस्टॉलमेंट, इसका तीसरा इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट पे किया उसने।
लोन L2 का पहला इंस्टॉलमेंट, L2 का सेकंड इंस्टॉलमेंट, ठीक है, ये उनके अमाउंट्स हैं, कितना इंस्टॉलमेंट अमाउंट पे हो रहा है। हम डेट भी मेंटेन कर सकते हैं, कौन सी डेट पे मेंटेन हो रहा है वो। इनके बीच के जो रिलेशनशिप है उनको हम बोल रहे हैं लोन पेमेंट, ठीक है। सो इसको हम बोलेंगे आइडेंटिफाइंग एंटिटी सेट। ये हो रहेगा मेरा ये होगा आइडेंटिफाइंग सेट, ये होगा आइडेंटिफाई रिलेशनशिप, और ये होगा हमारा वीक एंटिटी सेट। क्यों? क्योंकि इसके पास सफिशिएंट एट्रीब्यूट नहीं है जो प्राइमरी की तरह टर्म करे। अगर मैं इस लोन आईडी को पेमेंट आईडी को करूं तो 1 और 1 रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो 1 और 1 रिपीट कर रहा है, मतलब ये मेरा प्राइमरी की तरह एक्ट नहीं कर सकता। क्लियर है? अब इसके कुछ रूल्स देखते हैं। तो क्या था? फॉर अ वीकेंड सेट टू मीनिंगफुल इट मस्ट बी एसोसिएटेड विद अनदर एंटिटी सेट कॉल्ड द आइडेंटिफाइंग और ओनर एंटिटी सेट। ये बता दिया मैंने आपको। Every weak entity set must be associated with an identifying entity, that is the weak entity set to be existent dependent on the identifying entity set। मतलब इसका खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है जब तक कि मैं इसको किसी न किसी आइडेंटिफाइंग एंटिटी सेट से एसोसिएट ना करूं। क्लियर है? अब मैंने इसको 1 2 3 को एसोसिएट किया है L1 से, 1 2 को एसोसिएट किया है यहाँ पर L2 से, ठीक है। तो अब ये 1 और 2 जो है इनके बीच में, मतलब विद इन अ लोन मैं इसको क्या कर रहा हूं, आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि L1 का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, L1 का सेकंड इंस्टॉलमेंट, L1 का थर्ड इंस्टॉलमेंट, सिमिलरली L2 का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, L2 का सेकंड इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो मैं इसको इनके एग्जिस्टेंस से ही मैं क्या कर सकता हूं, इनका एग्जिस्टेंस बन सकता है, अदरवाइज इनका कोई एग्जिस्टेंट जो है वो इंडिपेंडेंट एंटिटी की तरह नहीं है, वो किसी न किसी से एग्जिस्टेंट डिपेंडेंट है, ठीक है। तो जिससे एग्जिस्टेंट डिपेंडेंट है उस एंटिटी सेट को हम बोलते हैं ओनर एंटिटी सेट और identifying entity set। clear है? So identifying entity set is set to own the weak entity set that it identifies। ठीक है, तो जो identifying entity set है ये क्या होते हैं कि ये इनको ओन कर रही हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं identifying set या इसको हम owner entity set भी बोलते हैं। क्लियर है? Next one is the relationship associating the weak entity set with the identifying entity set is called the identifying relationship। तो वीक एंटिटी सेट को हम डिनोट करते हैं डबल डायमंड से, सॉरी डबल रेक्टेंगल से। स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल रेक्टेंगल से। यहाँ पे देखिए मैंने सिंगल रेक्टेंगल यूज किया है स्ट्रॉन्ग के लिए, ठीक है। वीक के लिए मैंने क्या किया है, डबल रेक्टेंगल यूज किया है। इन दोनों के बीच के जो रिलेशनशिप बोलते हैं उसको बोलते हैं आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। इसको हम डिनोट करते हैं डबल डायमंड से। क्लियर है? और ये जो डबल डायमंड से हम डिनोट कर रहे हैं इनके बारे में भी कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स हैं कि द आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप इज ऑलवेज मैनी टू वन फ्रॉम वीक एंटिटी सेट टू इट्स आइडेंटिफाइंग एंटिटी सेट। मतलब वीक टू इट्स आइडेंटिफाइंग ये हमेशा क्या रहेगा, मैनी टू वन रहेगा। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल भी देखें, सो मैनी वीक एंटिटीज आर एसोसिएटेड टू ओनली वन identifying entity। Many weak entities are associated to one identifying entity। So it is many to one from weak to identifying, and it is one to many from identifying to its weak entity set। Clear? So it is always many to one from weak to identifying, and the participation of weak entity set in the relationship is always total। Always total means ये जो वीक है, ठीक है, इसका जो इंस्टॉलमेंट पे किया जा रहा है 1 2 3, ये किसी न किसी लोन का ही पेमेंट हो रहा होगा। अगर मैं पेमेंट को बोलूं तो पेमेंट का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है जब तक कि मैं उसको किसी न किसी लोन के साथ एग्जिस्ट ना करूं। अदरवाइज मैं बोलता हूं पेमेंट मैंने पे किया है कि मैंने 10,000 पे किया है, तो क्या पे किया है आपने? लोन पे किया है कि आपने कोई फाइन पे किया है या आपने कोई फीस पेमेंट की है, ठीक है। तो पेमेंट का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है जब तक कि मैं किसी न किसी आइडेंटिफाइंग एंड सेट से उसको कनेक्ट नहीं कर दूं। तो मैंने आज को कनेक्ट कर दिया लोन के साथ, तो ये पहले लोन का पहला इंस्टॉलमेंट, पहले लोन का दूसरा इंस्टॉलमेंट, पहले लोन का तीसरा इंस्टॉलमेंट। तो मैनी वीक एंटिटीज आर एसोसिएटेड टू ओनली वन आइडेंटिफाइंग एंटिटी। ये हमेशा क्या होगा, मैनी टू वन होगा। तो इसका जो होगा वो क्या होगा, हमेशा टोटल पार्टिसिपेशन होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं पेमेंट कर रहा हूं तो किसी लोन का ही पेमेंट कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन इस आइडेंटिफाइंग एंटिटी सेट या ओनर एंटिटी सेट का पार्शियल पार्टिसिपेशन हो सकता है, क्योंकि कुछ लोन के हो सकता है पेमेंट्स हो रहे हो, पहला इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट। कुछ लोन के हो सकते हैं कि एक भी पेमेंट नहीं हो रहे हो। फॉर एग्जांपल L3 का एक भी पेमेंट नहीं हुआ है, तो लोन का क्या रहेगा, मेरा पार्शियल पार्टिसिपेशन। लेकिन उनका टोटल भी हो सकता है अगर सारे लोन के पेमेंट्स हो रहे हो तो। क्लियर है? So the participation of weak entity set in the relationship is always
टोटल। हाँ, फिर देखते हैं ऑल्दो अ वीक एंटिटी सेट डज नॉट हैव अ प्राइमरी की। ठीक है, तो जैसा हमने पढ़ा कि अ प्राइमरी की एंटिटी सेट विच डज नॉट हैव अ प्राइमरी की इज नोन एज वीक एंटिटी सेट। ठीक है, वी नेवरदलेस नीड ए मीन ऑफ डिस्टिंग्विशिंग अमंग दोज एंटिटीज इन द वीक एंटिटी सेट दैट डिपेंड्स ऑन वन पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग एंटिटी। मतलब विदिन एन आइडेंटिफाइंग एंटिटी और विदिन अ ओनर एंटिटी मैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए एक एट्रीब्यूट का यूज करता हूं। उस एट्रीब्यूट को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटर। ठीक है, सो द डिस्क्रिमिनेटर ऑफ वीक एंटिटी सेट इज सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट अलाउज दिस डिस्टिंक्शन टू बी मेड। फॉर एग्जांपल, विद इन अ लोन मैं इनको आइडेंटिफाई कर रहा हूं कि ये मेरा पहला इंस्टॉलमेंट है, ये दूसरा इंस्टॉलमेंट है, ये तीसरा इंस्टॉलमेंट है। क्लियर है? तो ये जो मैं यूज कर रहा हूं, मैं क्या यूज कर रहा हूं, 1 2 3। ये जो 1 2 3 यूज कर रहा हूं, ये क्या है, मेरा डिस्क्रिमिनेटर है। ठीक है, विद इन अ लोन मैं क्या कर रहा हूं, इनको आइडेंटिफाई कर रहा हूं, दिस इज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, दिस इज सेकंड इंस्टॉलमेंट, दिस इज थर्ड इंस्टॉलमेंट। ठीक है, लोन में इनको आइडेंटिफाई कर रहा हूं, तो इसको बोलेंगे हम डिस्क्रिमिनेटर, और यू कैन से द पार्शियल की ऑफ द वीक एंटिटी सेट। क्लियर है? डिस्क्रिमिनेटर और पार्शियल की ऑफ वीक एंटिटी सेट। अब ये डिस्क्रिमिनेटर जो है इसका प्राइमरी की क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये 1 और ये 1 रिपीट कर रहा है, लेकिन L1 1 L2 1 रिपीट नहीं करेंगे। लोन 1 का पहला इंस्टॉलमेंट पे कर दिया तो पे हो गया, उसका पहला इंस्टॉलमेंट फिर से पे नहीं करूंगा। सिमिलरली L2 का पहला इंस्टॉलमेंट पे हो गया तो पे हो गया, दूसरा इंस्टॉलमेंट में पे करूंगा, मैं फिर से पहला इंस्टॉलमेंट पे नहीं करूंगा, मतलब फिर से फर्स्ट की रो नहीं आएगी। क्लियर है? तो ये पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटर, और इट इज आल्सो नोन एज द पार्शियल की ऑफ द वीक एंटिटी सेट। ठीक है, तो इस डिस्क्रिमिनेटर को डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं डैश्ड लाइन। ठीक है, ये मेरा प्राइमरी की तरह टर्म कर रहा है, प्राइम एट्रीब्यूट है मेरे पास, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेटर है, पार्शियल की है, तो इसको हम यूज कर रहे हैं डैश्ड लाइन से। तो डैश्ड लाइन है, इसका मतलब है कि वो डिस्क्रिमिनेटर है और पार्शियल की है। फिर देखते हैं द डिस्क्रिमिनेटर ऑफ वीक एंटिटी सेट इज आल्सो कॉल्ड पार्शियल की। द प्राइमरी की ऑफ वीक एंटिटी सेट इज फॉर्म्ड बाय द प्राइमरी की ऑफ इट्स आइडेंटिफाइंग एंटिटी सेट प्लस द डिस्क्रिमिनेटर ऑफ द वीक एंटिटी सेट। ठीक है, सो प्राइमरी की ऑफ वीक एंटिटी सेट, अगर मैं इस वीक एंटिटी सेट का प्राइमरी की बनाऊं, किसका, इस पेमेंट का अगर मैं प्राइमरी की बनाऊं, तो प्राइमरी की ऑफ पेमेंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी की ऑफ इट्स आइडेंटिफाइंग एंटिटी सेट दैट इज लोन नंबर प्लस डिस्क्रिमिनेटर दैट इज द पेमेंट नंबर। तो इसका अगर मैं प्राइमरी की बोलूं तो इसकी प्राइमरी की क्या है मेरी, तो मैं क्लियर कर देता हूं। तो प्राइमरी की ऑफ वीक, primary key of weak end set, that is primary key of payment, is combination of loan number plus discriminator that is payment number। ठीक है, तो इनका कॉम्बिनेशन जो है मेरा यूनिक रहेगा, जिससे मैं आइडेंटिफाई करूंगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एग्जांपल में भी देखें तो L1 1 L1 2 L1 3 सारी डिस्टिंक्ट एंटिटीज हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन जो है डिस्टिंक्ट है। ठीक है, सिमिलरली L2 1 L2 2 ये भी मेरा क्या है, डिस्टिंक्ट है। L2 2 फिर से रिपीट नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने उसको प्राइमरी की बना दी है। क्लियर है? सो प्राइमरी की ऑफ वीक एंटिटी सेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी की ऑफ इट्स आइडेंटिफाइंग एंटिटी सेट प्लस डिस्क्रिमिनेटर। ठीक है, ये वही एग्जांपल दिया हुआ है कि प्राइमरी की इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लोन नंबर एंड पेमेंट नंबर। फिर आ जाते हैं द आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप शुड नॉट हैव द डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट। ठीक है, तो मतलब उसमें कोई डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट मैं मेंटेन नहीं कर सकता। किससे मेंटेन नहीं कर सकता, मैं इस लोन पेमेंट में डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट मेंटेन नहीं कर सकता। मतलब मुझे अगर पता करना है कि इस लोन का पहला इंस्टॉलमेंट मैंने कहाँ कब पटाया था, कौन से डेट को पटाया था, तो मैं यही मेंटेन कर सकता हूं, मुझे यहाँ मेंटेन की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंटेन नहीं करूंगा कि मैंने किस डेट में पटाया है, मैं कहाँ मेंटेन करूंगा, उस इंस्टॉलमेंट का जो आईडी है, उस इंस्टॉलमेंट के अमाउंट के साथ में उसका डेट मेंटेन कर सकता हूँ कि किस डेट पे उसका लोन पटाया गया है, वो इंस्टॉलमेंट पटाया गया है। क्लियर है? सो आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप डज नॉट हैव एनी डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट। फिर नेक्स्ट है अ वीक एंटिटी सेट कैन पार्टिसिपेट इन रिलेशनशिप अदर देन आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। मतलब
वीक एंटिटी सेट के लिए एटलीस्ट एक आइडेंटिफाइंग एंटिटी सेट और एक आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप होना चाहिए, फिर वो वीक एंटिटी सेट किसी भी अदर स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट से डायरेक्ट रिलेशनशिप मेंटेन कर सकता है, ठीक है। एंड और वीक एंटिटी सेट मे पार्टिसिपेट एज ओनर इन आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप विद अनदर वीक एंटिटी सेट, मतलब वीक एंटिटी सेट जो है किसी और वीक एंटिटी सेट के लिए ओनर एंटिटी सेट का काम भी कर सकता है। क्लियर है? मतलब एक तो हो गया ओनर एंटिटी सेट जो किसी वीक को ओन कर रहा है, फिर जो वीक है वो भी किसी और को भी ओन कर सकता है, मतलब मैं नेस्टिंग भी कर सकता हूं। Again, it is also possible to have a weak entity set with more than one identifying entity set. अब ऐसा भी हो सकता है कि एक वीक एंटिटी सेट के लिए एक से ज्यादा आइडेंटिफाइंग एंटिटी सेट और एक से ज्यादा आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप मेंटेन हो, ठीक है। सो अ पर्टिकुलर वीक एंटिटीज वुड देन बी आइडेंटिफाइड विद कॉम्बिनेशन ऑफ एंटिटीज। तो उस पर्टिकुलर वीक एंटिटी सेट को मैं क्या करूंगा, उनके कॉम्बिनेशन से, उनके जो आइडेंटिफाइंग एंटिटी सेट के कॉम्बिनेशन से क्या करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज द प्राइमरी की ऑफ वीक एंटिटी सेट वुड कंसिस्ट ऑफ द यूनियन ऑफ प्राइमरी की, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी की ऑफ आइडेंटिफाइंग प्लस द डिस्क्रिमिनेटर ऑफ वीक एंटिटी सेट, ठीक है। ये वही फिर से लिखा हुआ है कि प्राइमरी की ऑफ वीक एंटिटी सेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी की ऑफ आइडेंटिफाइंग एंटिटी सेट प्लस the weak entity discriminator of the weak entity set और partial key of the weak entity set। अब ये गेट क्वेश्चन आया था एक कि which of the following is used to represent the supporting many one relationship। many one relationship मतलब किसकी बात चल रही है? ये बात चल रही है आपके आइडेंटिफाइंग एंटिटीज, आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप की बात चल रही है, ठीक है। तो आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप इज ऑलवेज मैनी टू वन फ्रॉम वीक एंटिटी सेट टू इट्स आइडेंटिफाइंग एंटिटी सेट, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। सो ऑफ वीक एंटिटी सेट इन एन ईआर डायग्राम, मतलब आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप के बारे में बात चल रही है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए डायमंड विद डबल और बोल्ड बॉर्डर, सेकंड रेक्टेंगल विद डबल और बोल्ड बॉर्डर, थर्ड ओवल्स विद डबल और बोल्ड बॉर्डर, एंड लास्ट फेस ओवल विद दैट कंटेन्स अंडरलाइन आइडेंटिफायर्स। तो डायमंड विद डबल बॉर्डर ये हमारा क्या था, आइडेंटिफाइंग सेट, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यही आएगा, ठीक है। डबल डायमंड्स को हम किसको करते हैं, डबल डायमंड या बोल्ड डायमंड्स हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप सेट को हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन इज रेक्टेंगल्स विद डबल बॉर्डर, तो ये हो जाएगा मेरा वीक एंटिटी सेट के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। वीक एंटिटी सेट के लिए हम क्या करते हैं, डबल रेक्टेंगल यूज करते हैं। ओवल विद डबल बॉर्डर, ओवल विद डबल बॉर्डर मतलब ऐसा कब मेंटेन करता हूं, ये मेंटेन करता हूं मैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए, पढ़े थे हम लोग, ठीक है। फिर लास्ट है ओवल्स दैट कंटेन अंडरलाइन आइडेंटिफायर, तो अंडरलाइन आइडेंटिफायर मैं यूज करता हूं प्राइम एट्रीब्यूट के लिए, ठीक है। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि प्राइम एट्रीब्यूट इज डिनोटेड बाय अंडरलाइन आइडेंटिफायर्स। क्लियर है? तो ये 2020 में पूछा गया था ये गेट क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी खत्म हो जाती है पूरी की पूरी थ्योरी पोर्शन, पूरा ईआर डायग्राम का खत्म हो चुका है। अब इससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, ईआर डायग्राम देखते हैं कि एग्जाम में ईआर डायग्राम कैसे आता है और उसको कैसे बनाना है हमें, ठीक है। तो बनाने के लिए हमारे को 5 स्टेप्स हमें क्या करने हैं, यूज करने हैं। पहला स्टेप, जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसमें पहले तो एंटिटी सेट आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। एंटिटी सेट मीन मुझे क्या करना है, नाउन वर्ड्स निकालने हैं। उन क्वेश्चंस में देख के उनमें जितने भी नाउन वर्ड्स हैं उनको हमें क्या करना है, निकालने हैं। सेकेंड, आइडेंटिफाई द रिलेवेंट एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो उन एंटिटी सेट के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। तो थर्ड, आइडेंटिफाई द प्राइम एट्रीब्यूट, तो उन पर्टिकुलर एट्रीब्यूट जो भी हमने आइडेंटिफाई किए हैं उनमें कौन सा एट्रीब्यूट मेरा प्राइम एट्रीब्यूट है, जिससे मुझे पता चले कि वो मेरा वीक एंटिटी सेट है कि वो मेरा स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट है, ठीक है। और फोर्थ इज फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटी सेट, तो रिलेशनशिप मुझे मेंटेन करनी है कि एंटिटी सेट्स के बीच में रिलेशनशिप्स क्या क्या हैं। और फिर मुझे ये बेस्ड ऑन दिस 4 स्टेप मुझे क्या करना है, उसका कंप्लीट ईआर डायग्राम ड्रॉ करना है। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज ड्रॉ एन ईआर डायग्राम फॉर अ यूनिवर्सिटी डेटाबेस एप्लीकेशन वेयर फर्स्ट पॉइंट इज a university has many departments. Second, each department has multiple instructors. One among them is the head of the department. Third, an instructor belongs to only one department. Fourth, each department offers multiple courses, each of which is taught by a single instructor. Last, a student may enroll for many courses offered by different departments. तो ये तो वर्डिंग्स में उसने क्या कर दिया है, दे दिया है कि क्या क्या क्वेश्चन में मेरे को रिक्वायरमेंट्स चाहिए।
अभी क्वेश्चन को पढ़ के मुझे पहले तो निकालना है कि कौन कौन से एंटिटी सेट्स हैं, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें एक कीवर्ड लिखा होगा जिसमें लिखा होगा फॉर, ठीक है। क्वेश्चन में फॉर लिखा है, फॉर के बाद जो भी लिखा है इसको मैं एंटिटी सेट कभी भी नहीं बनाऊंगा, ठीक है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में यूनिवर्सिटी इज नॉट माई एंटिटी सेट। क्यों? क्योंकि उसी के लिए तो मैं ईआर डायग्राम बना रहा हूं। यूनिवर्सिटी के, एक यूनिवर्सिटी के लिए मैं अपनी यूनिवर्सिटी के लिए ईआर डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी क्या होगा? एंटिटी सेट नहीं रहेगा। क्लियर है? अब इसमें से जो भी आपको समझ में आता है, जो जो एंटिटी सेट्स मिलते हैं उनको आप क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है अ यूनिवर्सिटी हैज मेनी डिपार्टमेंट्स। तो पहला एंटिटी सेट मुझे मिला डिपार्टमेंट। क्लियर है? फिर आ रहा है ईच डिपार्टमेंट हैज मल्टीपल इंस्ट्रक्टर्स। तो सेकंड एंटिटी सेट मुझे मिला इंस्ट्रक्टर। क्लियर है? वन अमंग देम इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो ये रिलेशनशिप दिया है। ईच डिपार्टमेंट हैज मल्टीपल इंस्ट्रक्टर्स, ये भी रिलेशनशिप दिया है कि एक डिपार्टमेंट में एक से ज्यादा इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एन इंस्ट्रक्टर बिलोंग्स टू ओनली वन डिपार्टमेंट। तो इंस्ट्रक्टर और डिपार्टमेंट दोनों मैंने पहले ही निकाल दिया, इनके बीच में रिलेशनशिप दिया है कि इंस्ट्रक्टर बिलोंग्स टू ओनली वन डिपार्टमेंट। फिर फोर्थ है ईच डिपार्टमेंट ऑफर्स मल्टीपल कोर्सेज। तो नेक्स्ट टर्म आया आपका कोर्स। तो नेक्स्ट एंटिटी सेट मुझे मिल गया कोर्स। ईच ऑफ विच इज टॉट बाय ए सिंगल इंस्ट्रक्टर। ये अगेन मेरे को क्या मिल रही है? रिलेशनशिप मिल रही है बिटवीन कोर्स एंड इंस्ट्रक्टर। और यहाँ पर डिपार्टमेंट टू कोर्सेज भी मुझे क्या मिल रही है? एक रिलेशनशिप मिल रही है। रिलेशनशिप इज ऑफर और ऑफर्स, जो भी आप मेंटेन करें। फिर दिया हुआ है स्टूडेंट मेन रोल। तो स्टूडेंट मुझे मिला अगेन एक एंटिटी सेट। सो ए स्टूडेंट मेन रोल फॉर मेनी कोर्सेज। तो स्टूडेंट और कोर्स के बीच में रिलेशनशिप दिया है इनरोल्ड करके। ऑफर्ड बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अगेन कोर्स एंड डिपार्टमेंट में क्या दिया है आपको? रिलेशनशिप दिया है। तो टोटल मेरे पास कितने एंटिटी सेट्स मिल रहे हैं? 4 एंटिटी सेट्स मिल रहे हैं, डिपार्टमेंट, इंस्ट्रक्टर, कोर्स एंड स्टूडेंट। क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है ना? जहां जहां डाउट आएगा पूछते जाएंगे, ठीक है। तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पर? 4 एंटिटी सेट्स मिल रहे हैं। तो आपको जो एग्जाम में लिखना है तो स्टेप बाय स्टेप लिखना है वर्डिंग्स में। तो आपको लिखना है फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एंटिटी सेट्स, डिपार्टमेंट, कोर्स, इंस्ट्रक्टर एंड स्टूडेंट। और फिर लिखेंगे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इज नॉट एन एंटिटी सेट, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इंस्ट्रक्टर एंड डिपार्टमेंट एंटिटीज। ठीक है, कि अ डिपार्टमेंट हैव और डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय अ सिंगल इंस्ट्रक्टर। तो वो जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो क्या है? रिलेशनशिप है, वो मेरा एंटिटी सेट नहीं है। सेकंड आ जाते हैं रिलेवेंट एट्रीब्यूट्स के लिए। तो डिपार्टमेंट के एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन ऑफ द डिपार्टमेंट। फॉर द कोर्स एंटिटी सेट वी हैव कोर्स नंबर, कोर्स नेम, ड्यूरेशन एंड प्रीरिक्विजिट्स। इंस्ट्रक्टर के लिए हमारे पास इंस्ट्रक्टर आईडी, इंस्ट्रक्टर नेम, रूम नंबर, टेलीफोन नंबर। स्टूडेंट के लिए हमारे पास है स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट नेम एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ द स्टूडेंट। और यू कैन आल्सो टर्म एज ब्रांच एंड सेमेस्टर वैल्यू ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में एट्रीब्यूट्स और ये आपके एंटिटी सेट्स नहीं दिए हैं तो आपको क्या करना है? उनमें से निकालने हैं। ठीक है, एंटिटी सेट्स तो आपको क्या है कि जनरली दे दिया जाएगा, एट्रीब्यूट्स नहीं देगा तो एट्रीब्यूट एज्यूम करेंगे उसके। ठीक है, किसी किसी ईआर डायग्राम में आपको हो सकता है एंटिटी सेट्स भी ना दे, तो आपको पूरा का पूरा सिनेरियो पूरा खुद से एज्यूम करना पड़ेगा उस केस में। क्लियर है? फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन बोलता है कि ड्रॉ द डीआर डायग्राम ऑफ योर कॉलेज। ठीक है, तो अब उसमें कुछ भी नहीं बोला है, आपको कॉलेज के बारे में पूरा बताना है। तो कॉलेज में बुक है, इंस्ट्रक्टर है, स्टूडेंट है, कोर्स है, डिपार्टमेंट है, पूरा आपको खुद से लेना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो उस केस में एंटिटी सेट भी आपको आइडेंटिफाई करना है, एट्रीब्यूट भी आपको आइडेंटिफाई करना है। इस केस में आपको डिपार्टमेंट के और सॉरी ईआर डायग्राम के एंटिटी सेट्स दे दिए हैं, तो एट्रीब्यूट्स आपने क्या कर दिए? उसमें से रिलेवेंट एट्रीब्यूट्स आपने क्या करिए? निकाल लिए कि ये एट्रीब्यूट्स उसके हो सकते हैं। फिर निकाल रहे हैं प्राइम एट्रीब्यूट्स। तो प्राइम एट्रीब्यूट जैसे हमने एट्रीब्यूट निकाले थे, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर हो जाएगा, यहाँ पे कोर्स नंबर हो जाएगा, यहाँ पर इंस्ट्रक्टर आईडी और यहाँ पर स्टूडेंट नंबर। ठीक है, तो चारों एंटिटी के पास एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिससे वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा है। सो ऑल द एंटिटीज आर स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट्स, एक भी वीक एंटिटी सेट नहीं मेरे क्वेश्चन में। ठीक है, अब निकालते हैं रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप के लिए क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से पूरा।
तो पहला आ रहा है यूनिवर्सिटी हैज मैनी डिपार्टमेंट्स, जिसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है. ईच डिपार्टमेंट हैज मल्टीपल इंस्ट्रक्टर्स, तो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डिपार्टमेंट टू इंस्ट्रक्टर. ठीक है, तो ये आ रहा है ईच डिपार्टमेंट हैज मल्टीपल इंस्ट्रक्टर्स, सो वन डिपार्टमेंट हैज मैनी इंस्ट्रक्टर्स एंड अ इंस्ट्रक्टर बिलोंग्स टू ओनली वन डिपार्टमेंट. ये आपको लिखा था थर्ड पॉइंट में कि इंस्ट्रक्टर बिलोंग्स टू वन डिपार्टमेंट, मतलब एक इंस्ट्रक्टर एक ही डिपार्टमेंट में रह सकता है. ठीक है, सो ऑल इट इज अ वन टू मैनी रिलेशनशिप फ्रॉम डिपार्टमेंट टू इंस्ट्रक्टर. ठीक है, ओवरऑल इट इज वन टू मैनी रिलेशनशिप फ्रॉम डिपार्टमेंट टू इंस्ट्रक्टर एंड इट इज मैनी टू वन फ्रॉम इंस्ट्रक्टर टू डिपार्टमेंट. मैनी इंस्ट्रक्टर्स आर और मैनी इंस्ट्रक्टर बिलोंग्स टू ओनली वन डिपार्टमेंट. ठीक है, एंड अ डिपार्टमेंट हैज मैनी इंस्ट्रक्टर्स और मल्टीपल इंस्ट्रक्टर्स, सो इट इज वन टू मैनी फ्रॉम डिपार्टमेंट टू इंस्ट्रक्टर. सेकेंड आ जाते हैं, ईच डिपार्टमेंट हैज मल्टीपल इंस्ट्रक्टर, वन अमंग देम इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. सो अगेन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिपार्टमेंट एंड इंस्ट्रक्टर. ठीक है, कि एक डिपार्टमेंट को एक ही इंस्ट्रक्टर जो है वो हेड कर रहा है. सो डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय वन, ईच डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय वन इंस्ट्रक्टर. और ये पहले दे दिया है कि an instructor belongs to only one department, so overall it is one to one relationship. Clear? It is one to one relationship from department to instructor. तो डिपार्टमेंट और इंस्ट्रक्टर के बीच में दो रिलेशनशिप हो गई. एक हो गई डिपार्टमेंट हैज इंस्ट्रक्टर, एक हो गया डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय इंस्ट्रक्टर. चला रहा है ईच डिपार्टमेंट ऑफर्स मल्टीपल कोर्सेज, सो डिपार्टमेंट ऑफर्स कोर्सेज. एक डिपार्टमेंट एक से ज्यादा कोर्सेज को ऑफर कर रहा है. सिमिलरली एक कोर्स को एक से ज्यादा डिपार्टमेंट भी ऑफर कर सकता है. ठीक है, जैसे आपका डीएमएस कोर्स चल रहा है वो सीएससी में चल रहा है, तो सेम कोर्स जो है आपका आईटी में भी चल रहा है. ठीक है, तो ये पर्टिकुलर कोर्स जो एक से ज्यादा डिपार्टमेंट में हो सकते हैं. ठीक है, सो ओवरऑल इट इज एन मैनी टू मैनी रिलेशनशिप. सो इट इज मैनी टू मैनी रिलेशनशिप फ्रॉम डिपार्टमेंट टू कोर्स एंड कोर्स टू डिपार्टमेंट. फोर्थ पॉइंट देखते हैं, each department offers multiple courses each of which is taught by a single instructor. that means एक कोर्स को एक ही इंस्ट्रक्टर पढ़ा सकता है. ठीक है, सो फ्रॉम कोर्स टू इंस्ट्रक्टर इट इज वन टू वन. एक कोर्स को एक ही इंस्ट्रक्टर पढ़ा सकता है, ये वर्डिंग में लिख दिया है. ठीक है, अब एक इंस्ट्रक्टर एक से ज्यादा कोर्स पढ़ा सकता है, ये आप एज्यूम कर सकते हैं. सो फॉर ईच इंस्ट्रक्टर it can taught many courses. ठीक है, सो ओवरऑल इट इज वन टू मैनी. ठीक है, जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम क्या है इसमें, वन है, इसमें मैक्सिमम मैनी है. सो इट इज वन टू मैनी फ्रॉम इंस्ट्रक्टर टू कोर्स. क्लियर है? सो दिस रिलेशनशिप इज वन टू मैनी फ्रॉम इंस्ट्रक्टर टू कोर्स एंड इट इज फ्रॉम मैनी टू वन फ्रॉम कोर्स टू इंस्ट्रक्टर. नेक्स्ट वर्डिंग आती है, a student may enroll for many courses. So a student may enroll for many courses. एक स्टूडेंट एक से ज्यादा कोर्स को एनरोल कर रहा है. ठीक है, सिमिलरली एक कोर्स में एक से ज्यादा स्टूडेंट भी हो सकते हैं. ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक कोर्स जो है एक ही स्टूडेंट के लिए चलाया जा रहा हो. ये तो हमें कॉमन सेंस से देखना है कि एक कोर्स में एक से ज्यादा स्टूडेंट एनरोल कर सकते हैं. सो इट इज एन मैनी टू मैनी रिलेशनशिप फ्रॉम बोथ द साइड्स. दैट मीन्स एक स्टूडेंट एक से ज्यादा कोर्स को एनरोल कर सकता है, एक कोर्स में एक से ज्यादा स्टूडेंट एनरोल कर सकते हैं. क्लियर है? फिर आ जाता है, तो ये सारे हो गए आपके कितने, 5 मेरे क्या हो गए रिलेशनशिप्स निकली. अब ये 5 रिलेशनशिप्स के बाद हम बनाएंगे कंप्लीट ईआर डायग्राम, जिसमें हम क्या करेंगे, जो एंटिटी सेट्स लिए थे हमने लिया था डिपार्टमेंट, हमने लिया था कोर्स, हमने लिया था स्टूडेंट, हमने लिया था इंस्ट्रक्टर. उनको हम प्लेस करेंगे, उनके बीच में रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे कि a department is headed by a single instructor, department has multiple instructor, one to many from department to instructor. ठीक है, और ये हो गया आपका डिपार्टमेंट ऑफर्स कोर्स मैनी टू मैनी, कोर्स इनरोल्ड स्टूडेंट और स्टूडेंट इनरोल कोर्स अगेन मैनी टू मैनी रिलेशनशिप. ठीक है, और कोर्स इज टॉट बाय अ सिंगल इंस्ट्रक्टर. तो ये हो गया आपका ये मेरे ख्याल से वन टू मैनी था ना, कोर्स टू इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर टू कोर्स इट इज वन टू मैनी. तो यहाँ डायग्राम में चेंज कर लेंगे, यहाँ पे आएगा एरो. ठीक है, एन इंस्ट्रक्टर, एक इंस्ट्रक्टर एक से ज्यादा कोर्स पढ़ा सकता है, लेकिन एक कोर्स के लिए एक ही इंस्ट्रक्टर है.
ठीक है, ये क्वेश्चन में लिख दिया है कि अ कोर्स इज टॉट बाय अ सिंगल इंस्ट्रक्टर, तो ये डायग्राम में यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एरो, क्योंकि ये मैनी टू वन फ्रॉम कोर्स टू इंस्ट्रक्टर है। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करेंगे, इस पे सारे के सारे आप लगा देंगे एट्रीब्यूट्स, और एट्रीब्यूट्स में जो प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं उन एट्रीब्यूट्स को आप क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। तो यहाँ पे ये प्राइम एट्रीब्यूट है, यहाँ पे ये प्राइम एट्रीब्यूट है, स्टूडेंट का स्टूडेंट नंबर है, इंस्ट्रक्टर का इंस्ट्रक्टर आईडी। क्लियर है? तो ऐसे करके आप क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे कि कैसे कैसे मुझे बनाना है। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। आगे चल के हम लोग 2-3 क्वेश्चन और देखेंगे अगली क्लास में। ठीक है, ऑनलाइन में मैं प्रैक्टिस नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि ऑनलाइन में मैं ही क्वेश्चन बना के मैं ही उसको आपको क्या कर सकता हूँ, बना के दिखा सकता हूँ कि एक क्वेश्चन में कैसे प्रोसीड करेंगे। अब आपको प्रैक्टिस करना है तो मैं आपको एडिशनल क्वेश्चंस दे दूंगा, जिसको आपको क्या करना है, बना के मूडल में अपलोड करना रहेगा। जो आप प्रैक्टिस करके जो आप सोच रहे हैं कि हम ऐसा बनाएंगे, वो आप मूडल में डालेंगे, उसको हम डिस्कशन करने के लिए रेडी हैं कि आपने जो बनाया है वो गलत है कि सही है। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। एनी डाउट?